हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बिल्कुल एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। बहुत लेंदी टॉपिक है ये, बहुत लेक्चर लगेंगे इसमें, और जितना लेंदी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, नीट, जेई, हर जगह आते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी मतलब वैल्यू है, सिग्निफिकेंट है ये टॉपिक। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये वाले जो टॉपिक हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सिलेक्शन करवा देते हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करवा देते हैं, क्योंकि ये इजी है, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि साहब ऑप्टिक्स होता क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies the behavior and properties of light। तो जाहिर सी बात है, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की ये एक ब्रांच है। इसमें हम लाइट का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो लाइट है ना, जो बल्ब से निकल रही है, इसका हम बिहेवियर और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किस तरीके का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज, वो आपको धीरे धीरे जब हम चैप्टर में एंटर करते चले जाएंगे आपको समझ में आने लगेंगी और आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाओगे। इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। इसमें और क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, यानी कि जब लाइट किसी भी मैटर से, उसका कैसा इंटरेक्शन होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मिरर से इंटरेक्शन है, मिरर इज अ मैटर, इट इज अ पॉलिश सरफेस, तो मिरर से लाइट का इंटरेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। प्रिज्म से इंटरेक्शन होगा तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये बातें भी हम गहराई से समझेंगे, सही है। एंड ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इट। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये आपके मिरर हो गए, कई तरीके के स्फेरिकल लेंसेज हो गए, उसके अलावा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं। मेडिकल में इसकी एप्लीकेशन है, फोटोग्राफी, इसके अलावा आप ये कह लो कि वीडियोग्राफी, ये जो वीडियो बनते हैं ना, और बहुत सी इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम सब पढ़ेंगे। और जर्नी विल बी लेंदी, थोड़ा सा लंबा सफर है ये, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। तो ये हमें समझ में आ गया कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये हमें पता है रे क्या होता है, याद है आपको। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एंड दैट पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। मान लो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये जो पाथ है इट इज कॉल्ड रे। और अगर एक से ज्यादा रेज हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बताओ। बंडल ऑफ रेज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बीम। यस, वेरी गुड। बंडल ऑफ रेज, वी कॉल इट बीम। तो अब पढ़ें भाई, रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइट इज कंसीडर्ड टू प्रोपोगेट एज अ रे विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। आ गई बात समझ में कि लाइट को हम ये मानते हैं कि वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एंड इट इज कॉल्ड रे। वी स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया। हम इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। अलग अलग मीडियम में लाइट का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पानी से क्या करती है बताओ बताओ। इसे पढ़ना लेक्चर के बाद कि पानी में क्या बिहेवियर होता है लाइट का। कुछ ऐसे भी मीडियम होते हैं जिसमें पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट करती है।
सही है, ये सब हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। आ गई ये बात समझ में? चलो, इसके अलावा इस टॉपिक में हम मिरर, लेंस, प्रिज्म, इन सब मीडियम के बारे में भी पढ़ेंगे। सही है। अब ये समझते हैं कि साहब वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, इसे नोट डाउन कर लो आप। सेकंड पार्ट वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है? लाइट इज कंसीडर्ड टू प्रोपोगेट एज अ वेव, यानी इसमें हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है वो वेव की तरह ट्रैवल कर रही है। हेयर वी स्टडी इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ही, क्योंकि यही पढ़ना है अब हमें। उसमें मीन्स रे ऑप्टिक्स में हमने लेंस, मिरर, प्रिज्म, इनके बारे में पढ़ा था। ये मीडियम होंगे लाइट के ट्रैवल के, लेकिन इसमें जो लाइट निकलेगी वो होल्स से निकलेगी, स्लिट से निकलेगी। ठीक है, इसमें स्लिट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। सही है बच्चों, ये डेफिनेशन नोट कर लो। तो इसमें क्या होता है? होल्स एंड स्लिट्स। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो सब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। अब जैसे ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जगह कोई पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है। तो प्लेन मिरर पे जो ये रे इस पॉइंट पे टकरा रही है, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट होके यहां पर मिरर से टकराई, जिस पॉइंट पर ये मिरर से स्ट्राइक करती है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है ये इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, ये देखिए, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे ये जो एंगल बना रही है इसे हम डिनोट करते हैं आई से, और आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है ये आर, ये है ना एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये बात जो है ध्यान रखने लायक है। ये डायग्राम आप बना लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आओ अब समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो एडवांस में ही लिख के रख दिया बोर्ड पे, जिससे कि समय बचे। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं कि ये तीनों रेज इस पॉइंट पे मिरर को स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक तो ये इंसिडेंट रे करती है और यहीं से ये रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ये एक प्लेन में लाई करती हैं। जनरली स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होती है? अभी मैं पूछूं वो प्लेन कौन सा है जिसमें ये लाई करती हैं? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे साहब ये मिरर का प्लेन। नहीं, मिरर पे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। जिस प्लेन में ये लाई करती हैं वो है ये बोर्ड, जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर है, या कहो नॉर्मल है। मान लो ये मिरर है और देखो ये मिरर है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, सही है। और ये इंसिडेंट रे आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे। तो ये तीनों रे इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है जो कि बोर्ड है। आप जो देख रहे हो वो एक अपना वाइट बोर्ड है, तो इसमें लाई करती हैं। ये बात थोड़ी समझने लायक है, कई बार समझ में नहीं आती कि कौन सा प्लेन है। तो मिरर के नॉर्मल जो प्लेन होता है उस प्लेन में ये तीनों रेज लाई करती हैं। ये फर्स्ट लॉ है।
नाउ सेकंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी सिंपल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, I इज इक्वल टू R, यही है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, ये पहले रिफ्लेक्शन लिखा है तो यहां एंगल R इज इक्वल टू एंगल I। तो यहां जो शब्द आपको गौर करना है वो है ये ऑलवेज, हमेशा एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉ आप नोट डाउन कर लो बच्चों, रब कर दें। दोनों लॉ सही से समझ में आ गए, लिख लिया, वेरी गुड। चलो रब कर देते हैं। कुछ और खास बातें समझते हैं, सही। तो जो अगली खास बात है, मान लो इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल है, इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल है। कैसे, ये है देखो, ये मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक, और इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल है, यानी ऐसे ये जा रही है आपकी इंसिडेंट रे, हम इसे आई से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां होगी ये बताना है आपको। देखो, अगर इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल है तो एंगल आई क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल को ओवरलैप कर रही है। एंगल आई इज 0 इस केस में। जब एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर क्या होगा, वो भी 0, ये एंगल भी 0। तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी आर, ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल तो ये है ही भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये बात खास समझ में आ गई। एक और समझ लेते हैं। मान लो मिरर कैसा है, स्फेरिकल मिरर है, ये है आपका स्फेरिकल मिरर। गलत बन गया, वेयर इज माय डस्टर, दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, और ये अंदर से पॉलिश्ड है। अंदर से क्या है, ये अंदर से पॉलिश्ड है बच्चों, यानी आउटर सरफेस मिरर का काम कर रहा है। ये इसका सेंटर है। अब मान लो एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज आई, इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां को जाएगी, सबसे पहले तो नॉर्मल बना लो, और इसका नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। कहां से, सेंटर से। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। चलो भाई बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। एक ये लकी लाइन बनाई हमने सेंटर से पास होती हुई, और इसको ये आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड हो जा भाई। ये क्या है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एन, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक लाइन, ये, दिस इज आर, दिस इज आर, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्टेड रे प्लॉट कर सकते हो। तो स्फेरिकल मिरर के केस में समझ में आ गई कहानी, यहां लिख लेते हैं स्फेरिकल मिरर।
और ये ऊपर वाला केस क्या था, व्हेन इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों केस बिल्कुल क्लियर, इन्हें नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर। और कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज। तो अब बना लेते हैं हम एक प्लेन मिरर। अब ये आपको पता ही है कैसे बनता है प्लेन मिरर। ये है हमारा प्लेन मिरर, पीछे से इसका पॉलिश्ड सरफेस है, ये बन गया आपका पॉलिश्ड सरफेस। मिरर बनाना तो आप सीख गए। अब हम ले लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O। जब हम इसकी इमेज बनाते हैं तो हम दो रेस की मदद से इमेज बना लेते हैं। यह बात ध्यान रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो दो रेस की मदद से बन जाती है। तो पहले हमने एक इंसिडेंट रे, दो रेस कौन सी, इंसिडेंट रेस, दो इंसिडेंट रेस। पहले एक इंसिडेंट रे ली, ये गई पहली इंसिडेंट रे, सही है। अब हम यहां एक नॉर्मल बनाएंगे, अच्छा सा नॉर्मल, किस पॉइंट पे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया आपका I1। I1 क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंसिडेंट रे की, पहली इंसिडेंट रे की, इसे कैपिटल I1 ले लो, पहली इंसिडेंट रे। अब हम क्या बनाएंगे बताओ, रिफ्लेक्टेड रे। चलो यहां ये तो लिख लें, ये नॉर्मल है N1, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। बहुत अच्छे से बनानी होती है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे R1। ये एंगल कितना होगा, स्मॉल r1, I1 इक्वल टू स्मॉल r1, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, दूसरी रे लेंगे, दूसरी रे प्लॉट करते हैं। दूसरी कौन सी रे, इंसिडेंट रे। चलो दूसरी इंसिडेंट रे, ये ऐसे, ये गई दूसरी इंसिडेंट रे, ये आपकी सेकंड इंसिडेंट रे है I2। देखो गौर से, पहले ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, फिर सेकंड इंसिडेंट रे, अब इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, करें। चलो तो मुश्किल काम थोड़ी है, कैसे करेंगे, पहले नॉर्मल बना देते हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया, ये R1 ऊपर लिख लें जिससे थोड़ी स्पेस बन जाए, R1। ये इसका नॉर्मल हो गया, इसको लिख लो N2। आ गई समझ में, दिखाई दे रहा है, ये N2 है। ये एंगल क्या होगा, I2, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका एक रिफ्लेक्टेड बनाओ, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ज्यादा मोटा बन गया, इसे रब कर देते हैं। इसे रे डायग्राम भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, रे डायग्राम बनाओ ऑब्जेक्ट का। मिरर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देते हैं, कहते हैं साहब रे डायग्राम बनाओ। बनाए, चलो ये बन गया, बन गया, बन गया, ये बन गया साहब, ये हो गया आपका R2 और ये R2, ये कैपिटल R2, रिफ्लेक्टेड रे 2, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, ये वाला। यहां इंसान की आंख, कोई इंसान खड़ा है, कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देख रहा है या देख रही है। चलो साहब ये हमने आंख बना दी।
ह्यूमन आई। चलो यहां तक देखो, समझो, ह्यूमन आई बना दी, सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं R1 और R2, इनको पीछे प्रोजेक्ट कर देंगे। ये हमने पीछे प्रोजेक्ट कर दिया, और ये जो O डैश आया, ये इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की, जो कि इस इंसान को दिखाई देगी मिरर में। ठीक है, इस इंसान को, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखाई देगी मिरर में। अब इसमें कुछ खास बातें, ये देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगे ही हैं रे डायग्राम बनाने में, कोई शक नहीं। अब कुछ खास बातें, ये जो डिस्टेंस है O का इस मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस इक्वल टू होता है मिरर से O डैश का। यानी इमेज जितनी दूर होती है मिरर से, उतनी ही दूर मिरर के अंदर दिखाई देती है। यह प्लेन मिरर का केस है। ठीक, प्लेन में आप जैसे प्लेन मिरर के आगे खड़े हो, जितनी दूर आप जितनी दूर हो मिरर से, आप उतनी ही दूर आपकी इमेज होगी मिरर से। मान लो ये 2 मीटर है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। आ गई ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब एक प्लेन मिरर के आगे एक टॉय है, मूविंग टॉय है, और वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। ये टी टॉय है, इसकी इमेज टी डैश है। तो इमेज बनाने का सबसे सही तरीका तो यही है प्लेन मिरर के केस में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी ही दूरी पे इमेज बन जाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी मैं। तो ये तो आपने बना लिया, 4 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बना ली। अब ये भी पूछ लेते हैं कि साहब ये मूविंग टॉय है, ये 2 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चला, यहां पहुंच गया, ये 2 सेंटीमीटर चला ऐसे, तो टॉय और टॉय की इमेज के बीच क्या दूरी होगी? ये T1 इसकी वो मान ली सेकंड पोजीशन, तो इमेज आ जाएगी यहां T2। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? इसका मिरर से दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो अब ये T1 डैश ले लो। अब टॉय और टॉय के इमेज की दूरी कितनी हो गई? उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आ गई ये बात समझ में? चलो देखो इसे। एक और बात आपको 10th क्लास की याद दिलाना चाह रहा हूं, आपको बहुत से बच्चों को पता भी होगी कि ये जो इमेज बनती है मिरर में O की O डैश, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है इस ऑब्जेक्ट की। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वर्चुअल क्या है? 10th में पढ़ा था ना, वर्चुअल एंड रियल इमेज, याद आया? हाँ, तो रियल इमेज वो होती है जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं, किसी पिक्चर हॉल में बैठे हैं मान लो, तो रेज जाती है ना ऐसे रेज, और जब वो रेज जाती हैं पर्दे पे प्रोजेक्ट होती हैं तो एक इमेज आती है हमारे सामने, वो रियल इमेज होती है। मिरर में वर्चुअल इमेज आती है। वो कैसे? अगर आप मिरर में ई बनाएं या मिरर के आगे ये ई रख दें, ई लेटर अगर आप मिरर के आगे रखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये एग्जैक्ट ई नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये इसकी वर्चुअल इमेज है। जैसे आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि एम्बुलेंस के आगे जो लिखा होता है वो वर्चुअल इमेज पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मिरर में देखते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर एम्बुलेंस की जगह कुछ और लिखा हो, स्कूल बस या रोडवेज की बस, तो
वो हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देगी ऐसे कुछ उल्टी। तो ये सिर्फ एम्बुलेंस के केस में होता है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ये चाहते हैं कि जैसे ही आप मिरर में देखें पीछे कौन सी गाड़ी है, आपको मिरर में स्पष्ट दिखाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है और आप उसको जगह दे दें। एम्बुलेंस को जगह देना एक ह्यूमन कर्टसी है, मानवता भरा स्वभाव है। एम्बुलेंस को हमेशा जगह देनी चाहिए। सही है? तो याद आ गया रियल और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट। सिनेमा हॉल में जो रेस के थ्रू हम इमेज देखते हैं वो रियल इमेज होती है, मिरर में जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। ठीक, बी कैसा दिखेगा? बी, यहां बी बना दूं मैं तो बी ऐसा दिखेगा। सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अभी बना रहा हूं वो वीडियो, ये वीडियो नहीं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और उस वीडियो को इस वीडियो के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा। सही है बच्चों? तो इस वीडियो में बाय, सी यू। ये बहुत कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल वीडियो है, हालांकि कंसेप्चुअल भी नहीं कहूंगा मैं इसे। ठीक, थ्योरेटिकल वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। अच्छा, इसमें यह बात ध्यान रखना, ये जो इमेज बनाते हैं हम, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट सामने ओ डैश इमेज बन जाती है इसकी। ये मिरर है, मान लो ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी। इमेज बनाने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे इक्वल डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। ये हम तब बनाएंगे जब हमसे रे डायग्राम पूछा जाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं दूसरे वीडियो में शुरू करने वाला हूं। बाय, सी यू।